हेलो एवरीवन, दिस इज़ राहुल भारद्वाज एंड आई वेलकम यू ऑल टू पाथफाइंडर। ये जो वीडियो है यहाँ पे हम मॉडल टीनेंसी एक्ट की बात करेंगे। मतलब जो आपका किराएदारी कानून है, वो कैबिनेट ने ये इस तरह से पास कर दिया है। और इस किराएदारी कानून के पास होने के बाद किस तरह से आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं जो कि रेंटेड हाउसिंग के अंदर रहते हैं, उनको किस तरह से क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या चीज़ें आपके लिए चेंज होने वाली है। क्योंकि छोटी मोटी बात पे कई झगड़े होते रहते हैं, उन चीज़ों को ये एड्रेस कर रहा है। जैसे कौन, अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कौन उसे ठीक कराएगा, मकान मालिक की जिम्मेदारी है या नहीं है, नल खराब हो गया है, ये सब चीज़ें यहाँ पे डिटेल में इस किराएदारी कानून टेनेंसी एक्ट के अंदर मेंशन किया गया है। तो एक तो ये क्या क्या नए चेंजेस लेके आए, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा हम ये देखेंगे आपको किस तरह से हेल्प कर रहा है, चाहे आप ऑनर हैं मकान के या फिर आप स्टूडेंट हैं या टीनेंट हैं, है ना, किराएदार हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में पूरे इशू को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बिफोर वी मूव, दिस इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। ये टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। द PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। इसके अलावा अनअकैडमी पे आप मुझे इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं टू गेट एक्सेस ऑफ द फ्री क्लासेस। देखिए, गवर्नमेंट के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये थी कि आपके बहुत सारे अगर हम 2011 सेंसस की बात करें, जनगणना की बात करें, तो ये 1 करोड़ हाउसेज आपके खाली पड़े हैं, वैकेंट पड़े हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि लोगों को जो है रहने के लिए घर नहीं मिल रहा है, या फिर घर मिल रहे हैं तो वो बहुत महंगे हैं, उनकी जो रेंट है काफ़ी ज़्यादा है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इतने सारे हाउसेज खाली पड़े हैं। इसका रीज़न क्या है? तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर ने कहा कि एक बहुत बड़ा रीज़न इसका यह है कि एट प्रेजेंट जितने भी रेंट कंट्रोल लॉज हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये हिंडर कर रहे हैं रेंटल हाउसिंग की ग्रोथ को। ये एक तरह से वीक कर रहे हैं, उसकी ग्रोथ को कमज़ोर कर रहे हैं। क्या रीज़न है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, है ना, जो भी ऑनर है और जो टीनेंट है, किराएदार है, उनके बीच में बहुत सारे ऐसे इश्यूज थे जिनको ये एड्रेस नहीं करते हैं रेंट कंट्रोल लॉज। इसलिए गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम एक नया एक्ट बनाते हैं, मॉडल टीनेंसी एक्ट, नया किराएदारी कानून हम बनाते हैं। और इसके अंदर हमने इन चीज़ों को एड्रेस करने की कोशिश की है, जिससे बहुत फ़ायदा होगा। स्पेशली रेंटल हाउसिंग की ग्रोथ होगी और सब तरफ से फ़ायदा है। ऑनर्स को भी फ़ायदा है, जो किराएदार हैं उनको भी फ़ायदा होगा। इस एक्ट के पास होने के बाद कोई भी बंदा बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के, है ना, बिना किसी रिटर्न एग्रीमेंट के आप इस तरह से किराएदार रख भी नहीं सकते। और आपको अगर किराया लेना है तो आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। पूरे इशू को डिटेल में देखेंगे। मॉडल टीनेंसी एक्ट क्या है, क्या क्या नए प्रोविज़न है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना है आपको। आपकी डे टू डे लाइफ के अंदर भी ये काफ़ी इंपैक्ट करेगा, आपको हेल्प करेगा। लेकिन इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये प्रॉस्पेक्टिव वे में लागू हो रहा है। प्रॉस्पेक्टिव वे में लागू होने का मतलब है जो नए अब जो भी रेंट एग्रीमेंट होंगे उसके कॉन्टेक्स्ट में, ऑलरेडी जो लोग रह रहे हैं पहले से किराए पे और इस तरह से, उसके लिए ये लागू नहीं है। चलिए, क्या चीज़ें यहाँ पे आपके सामने आ रही हैं। व्हाट विल बी न्यू फॉर टीनेंट्स एंड द ऑनर्स। देखिए, सबसे पहली और सबसे अच्छी बात है, अगर आपके मकान मालिक हैं या फिर जो भी किराएदार हैं, उन दोनों के बीच में किसी भी बात को लेकर कई बार झगड़े होते हैं, कई बार वो बढ़ भी जाते हैं, कोर्ट में चले जाते हैं मामले। तो ऑनर्स ये नहीं चाहते कि यार मामला कोर्ट में जाए, इस तरह से हम परेशान हो या हमें हमारी प्रॉपर्टी से हाथ धोना पड़ जाए। क्लियर? इस कॉन्टेक्स्ट में जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे उनका फास्ट रिड्रेसल किया जाएगा, मतलब उनका फटाफट निपटारा किया जाएगा। इसके लिए इन्होंने एक प्रॉपर बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म सेट किया है। दैट इज, ये कह रहे हैं कि हर स्टेट में रेंट अथॉरिटी होगा, रेंट कोर्ट होगा और रेंट ट्रिब्यूनल बनेगा। तो जितने भी रेंट से रिलेटेड, टीनेंसी से रिलेटेड, किराएदारी से रिलेटेड जो भी केस है वो यहाँ पे आएंगे। आपके सिविल कोर्ट में नहीं जाएगा वो केस, ठीक है, सीधा रेंट कोर्ट में आएगा। रेंट कोर्ट की ये जिम्मेदारी होगी कि उस केस को विद इन 60 डेज, मतलब 2 महीने के अंदर अंदर उसका निपटारा कर दे। तो एक बहुत एनकरेजिंग फैक्टर है, स्पेशली ऑनर्स के पर्सपेक्टिव से आप देखोगे, क्योंकि डिस्प्यूट हो जाते हैं, कोई खाली नहीं कर रहा है, ठीक है, उस पर कब्जा करके बैठ गया। उस कॉन्टेक्स्ट में ऑनर्स के लिए बहुत ही ये अच्छा एक कदम माना जा रहा है। उनको ये क्या करेगा, इंसेंटिवाइज करेगा कि आप अपनी प्रॉपर्टी को खाली मत रखिए, इसको रेंट पे देना स्टार्ट कीजिए। तो जो शुरू में हमने प्रॉब्लम देखी थी कि 1 करोड़ घर खाली पड़े, उसको ये थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि इसने कोई मॉनिटरी सीलिंग फिक्स नहीं कर दी है कि आपने इतना रेंट है, इतना ही रख सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा, ऐसा नहीं किया है। क्योंकि अगर मॉनिटरी सीलिंग अगर ये फिक्स कर देता तो फिर इसके इंप्लीमेंटेशन में अलग प्रॉब्लम आती, अलग तरह की दिक्कतें वहाँ पे आती। तो इसने क्या किया, इसने दोनों के ऊपर छोड़ दिया, जो भी ऑनर है और जो भी टीनेंट है ना, जो किराएदार हैं और मकान मालिक है, वो आपस में म्यूचुअली एग्री कर लें कि हाँ, हमें ये जो है म्यूचुअली आप निगोशिएट कर लो, ये आपकी रेंट रहेगी, इस तरह से आपका रहेगा। क्लियर? तो ये टीनेंसी एग्रीमेंट के अंदर आप म्यूचुअल निगोशिएट कर सकते हो। अगेन वेरी गुड पॉइंट। इसके अलावा और चीज़ें हैं। मान लीजिए आपका डिस्प्यूट चल रहा है ना, मकान मालिक और किराएदार का कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस कंटेक्स्ट के अंदर जो किराएदार है उसको रेंट देना पड़ेगा।
टीनेंट विल कंटिन्यू टू पे द रेंट इवन ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डिस्प्यूट। ठीक है। सब लेटिंग ऑफ प्रीमाइसेस की ये बात करता है। सब लेटिंग ऑफ प्रीमाइस का मतलब है कि जो मकान मालिक है उन्होंने किसी को रेंट पे दे रखा है, अब जिस बंदे को रेंट पे दिया है उसने आगे और किसी को भी रेंट पे दे दिया, तो इसे हम कहते हैं सब लेटिंग ऑफ प्रीमाइस। तो ये सब लेटिंग ऑफ प्रीमाइस अलाउ नहीं की जाएगी। अलाउ कब की जाएगी? जब इसका रिटर्न कंसेंट हो। ओके, जो आपके लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उनका जब रिटर्न कंसेंट होगा तभी आप सब लेटिंग ऑफ प्रीमाइसेस अलाउ कर सकते हैं। या फिर आपको कोई स्ट्रक्चरल चेंजेस करने हो, है ना, मकान के अंदर कोई आपको बड़ा चेंज करना हो, पार्टीशन कराना हो, तो उसके लिए आपको रिटर्न कंसेंट लगेगा मकान मालिक का। क्लियर? तो मकान मालिक के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये अच्छी बात है। फिर यहाँ पे बात हो रही है सिक्योरिटी डिपॉजिट। स्पेशली अगर हम बात करें, आप जैसे अगर आप दिल्ली जा रहे हैं, करोल बाग, राजेंद्र नगर, कहीं भी आप रूम लेने जाते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने देखा होगा दिया जाता है। तो गवर्नमेंट ने कहा कि रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है 2 महीने से ज़्यादा का एडवांस आप नहीं ले सकते। तो ये बहुत अच्छी बात है। किसके हिसाब से? किराएदार के हिसाब से, टीनेंट के हिसाब से ये अच्छी बात है, क्योंकि कई जगह पे मनमानी से वसूल किया जाता है कि आप 6 महीने का दे दो, ठीक है, हम 4 महीने का लेंगे। तो ये चीज़ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अभी सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 2 महीने मैक्सिमम इन्होंने कर दिया रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी पे। अगर आपकी नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है तो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर आप क्या कर सकते हो, ये कुछ 6 मंथ इस तरीके से आपका है, दैट इज ओके। नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के कॉन्टेक्स्ट में आपका 1 मंथ का ये रेंट इस तरह से इन्होंने मेंशन किया है। मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी को इन्होंने डिफाइन किया है कि किस तरह से हम मिसयूज ऑफ प्रॉपर्टी को मानेंगे। तो मान लीजिए कोई इलीगल एक्टिविटी चला रहा है, किसी ने कोई घर किराए पे ले लिया, वहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, कोई पब्लिक न्यूआंस हो रहा है, कुछ इस तरह की आप डैमेज वगैरह क्रिएट कर रहे हो, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मिसयूज ऑफ प्रीमाइसेस आपका माना जाएगा। इफ़ द टेनेंट रिफ्यूजेस टू वैकेट, अगर किराएदार अपना मकान खाली करने से मना कर देते हैं तो मकान मालिक को अधिकार है कि वो क्या कर सकता है, 2 महीने के लिए, है ना, अपना जो रेंट है, जो आप उसको किराया दे रहे हैं, उसको वो डबल करने का अधिकार है 2 महीने के लिए। उसके बाद में वो 4 गुना भी कर सकता है। 2 महीने बाद आप वो अपने रेंट को 4 गुना कर सकता है अगर किराएदार मकान खाली नहीं कर रहा है। तो जो बंदा मान लीजिए 5,000 रुपये रेंट दे के रह रहा है, तो अगर उसका 4 गुना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा, या जो 10,000 दे के रह रहा है उसका 40,000 हो जाएगा, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, वो अपने आप ही खाली करके चला जाएगा। फाइन। और ये एग्रीमेंट के अंदर आपका मेंशन है। तो इसमें ऑनर्स का जो कंसर्न है कि यार मकान खाली नहीं करते हैं, पोजीशन इस तरह से ले लिया जाता है, कब्जा हो जाता है, उस कॉन्टेक्स्ट को ये थोड़ा सा एड्रेस कर रहा है बहुत ही अच्छे वे में। एक फोर्स मेजर करके होता है। फोर्स मेजर मतलब कुछ अनफोर्सिन इवेंट हो गया, कोई डिजास्टर आपका हो गया, जिसे हम एक्ट ऑफ गॉड कहते हैं। तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है कि अगर ऐसा कोई अनफोर्सिन सर्कमस्टांस हो जाता है तो किराएदार को जो है 1 महीने का टाइम दिया जाएगा। 1 महीने का उसको पोजीशन का इस तरह से टाइम दिया जाएगा अंडर दिस एग्जिस्टिंग टीनेंसी एग्रीमेंट। और क्या यहाँ पे चीज़ें हैं, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके रहते हैं और छोटी मोटी बातों को लेकर झगड़ा होता है। जैसे कि अगर आपने मकान किराए पे लिया है, आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा, अच्छा इस पे पेंट कौन कराएगा, ओके, पेंट की जिम्मेदारी किसकी है, कोई डोर खराब हो गया, विंडो खराब हो गई, पाइप खराब हो गए, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्ट्रिक वायरिंग आपकी खराब हो गई, तो ये सब जो चीज़ें हैं इनकी जिम्मेदारी किसकी होगी, लैंडलॉर्ड की होगी। लैंडलॉर्ड की रहेगी जब तक स्पेशली आपने टीनेंसी एग्रीमेंट में मकान मालिक ने ये मेंशन नहीं किया है, स्पेशली उसने ये मेंशन नहीं किया है कि ये सारी जिम्मेदारी आपकी है ना, और आप उस एग्रीमेंट पे आप साइन कर रहे हो। अगर ये चीज़ें एग्रीमेंट में स्पेशली मेंशन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट ये जिम्मेदारी किसकी है, लैंडलॉर्ड की, मकान मालिक की है। इसके अलावा किराएदार की जिम्मेदारी क्या है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर कोई ड्रेन आपके नाले साफ़ करने का हो गया, स्विच सॉकेट ख़राब हो जाता है, कांच की विंडो हैं वो उनको रिप्लेस करना है, फाइन, ये सब जो छोटी मोटी चीज़ें हैं इसकी जिम्मेदारी आपकी किराएदार की होगी। तो ये जिन छोटी छोटी चीज़ों को लेकर जो विवाद होता है इनको भी एड्रेस कर रहा है। तो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसे बनाया गया है। हाउ दिस मॉडल टीनेंसी एक्ट विल हेल्प यू, किस तरह से आपको हेल्प करेगा। देखिए अभी जो प्रोविज़न पढ़ के आपको काफ़ी तो अंदाज़ा लग गया होगा कि हाँ किस तरह से हमें हेल्प कर रहा है। अगर आप किराएदार के रूप में रह रहे हैं या आप फ्यूचर में इस तरह से कुछ फेस करते हैं तो आपको पता चला होगा क्या क्या हमारे राइट है। अगर आप ऑनर के रूप में हैं तो आपको भी अपने राइट्स पता चले होंगे। इसके अलावा हम देखें, देखिए अब रेजिडेंशियल जो हाउसिंग है ये बहुत ही पॉपुलर होता है, स्पेशली जो वर्किंग पीपल हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनको रेंट पे लेना होता है हाउस, फाइन, अपने घर से बाहर जाके स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं या कोई तैयारी कर रहे हैं। माइग्रेंट वर्कर अपने जो रेजिडेंशियल टाउन्स हैं, उनके जो होम टाउन है उससे बाहर जाके वो काम कर रहे हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रेजिडेंशियल हाउसिंग के लिए
ये क्या करेगा, रेंटल हाउसिंग का स्टॉक क्रिएट कर रहा है। कहने का मतलब है जो पहले 1 करोड़ घर खाली पड़े हुए थे, वहाँ पे ऑनर्स क्या होंगे, अब वो सोचेंगे कि चलो यार अब हम देते हैं, उनका थोड़ा जो भी कंसर्न था एड्रेस इस एक्ट में किया गया है, तो वो उसको क्या करेंगे, रेंट पे देना स्टार्ट करेंगे। तो इससे रेंटल जो हाउसिंग का स्टॉक है, मतलब जो नंबर ऑफ हाउसेज हैं रेंट के लिए अवेलेबल, वो उनका क्या बढ़ेगा, नंबर बढ़ेगा। तो ईजी हो जाएगा स्टूडेंट्स माइग्रेंट्स के लिए। थोड़ा सा ट्रस्ट डेफिसिट, जो मकान मालिक किराएदार के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट रहता है, उसको ये थोड़ा एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है। एक बहुत बड़ा इशू ये भी रहता है कि आपने मान लीजिए किराए पे लिया है मकान, और अगर उस एग्रीमेंट में मेंशन है कि हर साल हम इतना % बढ़ाएंगे, दैट इज़ फाइन। लेकिन अगर एग्रीमेंट में मेंशन नहीं है और इस तरह से आपका बढ़ा दिया जाता है, तो इसको आर्बिट्ररली नहीं बढ़ा सकता है। मकान मालिक को क्या करना पड़ेगा, अगर किराया बढ़ाना है ओके, तो उसको 3 महीने का ये नोटिस देना पड़ेगा। अगर उसको रेंट रिवाइज करना है तो 3 महीने पहले वो बताएगा कि हम भाई 3 महीने बाद आपका रेंट रिवाइज कर देंगे। अगर आपको यहाँ पे मैनेज होता है तो ठीक है, आप कंटिन्यू करो, अदरवाइज आप चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी बात हो गई किराएदार के हिसाब से। लैंड ऑनर जो है आपकी पावर और वाटर सप्लाईज को कट नहीं कर सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, आपका कोई डिस्प्यूट हो गया मकान मालिक से, तो उन्होंने कभी नल की सप्लाई बंद कर दी, कभी पावर काट दिया, तो ऐसा नहीं चलेगा। फाइन, ऐसा नहीं चलेगा। और कोई भी रिपेयर वर्क है उसके लिए 24 आवर का नोटिस आपको देना पड़ेगा टेनेंट को। फाइन, नेक्स्ट है, मान लीजिए कोई अगर आप रिपेयरिंग करा रहे हैं, मकान मालिक कहते हैं कि हमारा रिपेयरिंग वर्क चल रहा था, तो वो किराएदार को कहेंगे भाई कल आपका रिपेयरिंग वर्क चलेगा, 1 दिन का आप टाइम दे दीजिए, तो वो अपनी मैनेज उस तरह से कर लेगा, ठीक है, अपनी सुविधा को मैनेज कर लेगा। ऐसा नहीं अचानक से आपने काट दिया। तो हरेसमेंट वाला जो सीन है वो उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। गवर्नमेंट भी इसी तरह से कह रही है कि हम इससे आपका जो शेडो मार्केट चल रहा है वो फॉर्मलाइज हो जाएगा। मतलब ऑलरेडी जिस तरह से चीज़ें चल रही हैं, फॉर्मलाइजेशन होने से, एक आपका एग्रीमेंट साइन होने से आपके डिस्प्यूट्स फटाफट रिड्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे, और वैकेंट प्रॉपर्टीज़ अनलॉक हो जाएंगी, लोगों को ज़्यादा रेंटल हाउसिंग प्रॉपर्टीज़ मिलने लग जाएंगी। एक्सप्लॉइटेटिव प्रैक्टिसेस को ये रिमूव कर रहा है। फाइन, प्रोसीजरल बैरियर्स को हटा रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। और कॉन्फिडेंस इन द इन्वेस्टर्स, ओके, इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ा रहा है। तो ओवरऑल आप देखोगे बहुत ही अच्छा एक वेलकम स्टेप है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज यहाँ पे क्या रहेगा उसकी भी हम बात करेंगे। इससे पहले कुछ और पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। देखिए, इसमें इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। आप रेजिडेंशियल, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, एजुकेशनल पर्पस के लिए जो यूज़ हो रहे हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज़ मॉडल टीनेंसी एक्ट के अंडर में आएंगी। इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये इंक्लूड नहीं कर रहा है। जैसे आपके होटल्स हो गए, लॉजिंग हाउस है, इंस हो गए, ये सब यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। इसके अलावा जैसा मैंने शुरू में बताया था कि ये एक्ट आपका प्रॉस्पेक्टिवली अप्लाई होगा। मतलब जो एग्जिस्टिंग टीनेंसीज़ हैं, जो पहले से जो आपकी टीनेंसीज़ हैं, जो किराएदार वगैरह हैं, उनके लिए ये अप्लाई नहीं है। आगे फ्यूचर में जो भी आपका होगा, बिना इस एग्रीमेंट के साइन हुए कोई भी इस तरह से आगे नहीं जाएगा। ये आपके अर्बन एरिया को भी कवर कर रहा है, रूरल एरियाज़ को भी कवर कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा बहुत कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट है। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज किसके अंदर है? इम्प्लीमेंटेशन विल बी द चैलेंज। इम्प्लीमेंटेशन क्यों चैलेंज होगा? देखिए, ये जो है आपका जो अर्बन डेवलपमेंट है, दैट इज द स्टेट सब्जेक्ट, है ना। अर्बन डेवलपमेंट क्या है? स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट का ये सब्जेक्ट है। तो इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी स्टेट्स पे है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये मॉडल टीनेंसी एक्ट इन्होंने पास कर दिया, ये एक्ट पास कर दिया। अब स्टेट की ऊपर है कि वो इस एक्ट को ऐसे की ऐसे अप्लाई करते हैं, ओके, या फिर इस एक्ट को आपका मॉडिफाई करके अप्लाई करते हैं। किसी भी तरह से वो अप्लाई करें, अपनी सूटेबिलिटी के हिसाब से वो अप्लाई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है, ये एक्ट आपका क्या है? नॉट बाइंडिंग टू स्टेट्स। स्टेट्स के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है। इसलिए यहाँ पे आप देखोगे इम्प्लीमेंटेशन बहुत बड़ा चैलेंज है। बहुत अच्छे प्रोविज़न है, कॉम्प्रिहेंसिव एक्ट बनाया गया है। इम्प्लीमेंटेशन विल बी द की। सो दिस इज़ ऑल, ओके। ये टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। PDF आपकी जो है यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, अनअकैडमी के साथ आप जुड़ सकते हैं अपनी UPSC प्रिपरेशन के लिए। सब्सक्रिप्शन लिंक इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आपको अपना प्लान चूज़ करना है, प्लान के अकॉर्डिंग आपका फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। आप कोड यूज़ कर सकते हैं RB Live टू गेट 10% ऑफ। 9 तारीख से 9 जून से आपके नए बैच कोर्स स्टार्ट हो रहे हैं, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में कुछ एडेड बेनिफिट्स हैं, ये सभी यहाँ पे मेंशन है। ये इसका फीस स्ट्रक्चर है, इसे आप देख सकते हैं। आइकॉनिक के अंदर खास बात ये रहेगी, जो टॉप आपके मेंटर्स हैं ना, इस तरह से मेंटर्स हैं जिनको बहुत एक्सपीरियंस है, जो इंटरव्यू दे चुके हैं, और वीकली पर्सनल मेंटरिंग आप इनके साथ कर सकते हैं। हर वीक में एक बार 1-on-1 पर्सनल मेंटरिंग कर सकते हैं, जो भी आपकी प्रिपरेशन में डाउट है। तो ये बैच आपका आइकॉनिक में स्टार्ट हो रहा है, इसके लिए 100 सीट्स आपकी लिमिटेड हैं।
और लोन फैसिलिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लोन फैसिलिटी। इसके अलावा आपको फ्री 20 बुक्स दी जा रही हैं जिसमें पूरा सिलेबस कवर है। ऑप्शनल के लिए अगर आप जा रहे हो, केवल ऑप्शनल का ऑप्शन भी अवेलेबल है। ये प्लान के फी स्ट्रक्चर यहाँ पे मेंशन है। यूज़ द कोड RBLive टू गेट 10% ऑफ। अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आप पूरी प्रिपरेशन का 1 पॉइंट सॉल्यूशन देख रहे हैं, GS प्लस ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो ये कॉम्बो सब्सक्रिप्शन है जिसमें आपका 35% तक ये डिस्काउंट है, 25% देन 10% बाय यूजिंग द RBLive। फॉर एग्जाम्पल, ये जो प्राइसेस कॉम्बो की पहले 77,000 थी, अभी ये 57,500 हो गई है एक साल के लिए। अब इस 57,000 पे भी आपको 10% ऑफ मिल जाएगा अगर आप कोड यूज़ कर रहे हैं RBLive। फाइन। कोई भी आपकी क्वेरी डाउट है तो यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। द कम्युनिकेशन डिटेल्स आर देयर, PDF विल ऑल्सो बी देयर। इसके अलावा हर संडे स्कॉलरशिप टेस्ट होता है, ये फ्री है, यहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। 13 तारीख को आपका अनअकैडमी सिविल सर्विस चैंपियनशिप हो रही है, जो फुल लेंथ आपका टेस्ट होगा। जैसे UPSC में प्रीलिम्स का टेस्ट होता है उसी तरह से होगा। टॉप 50 रैंकर्स को मौका मिलेगा बेस्ट CSE मेंटर से गाइडेंस लेने का। इसके अलावा काफ़ी सारे एक्साइटिंग प्राइसेस भी हैं। फ्री एनरोलमेंट है, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज का भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।